FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद ख़ान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है सभी सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2024 के तीसरे महीने का छठा दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं, जिसमें अहम इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरिया चीन से मुतालिक मालूमात, वहाँ मुख्तलिफ़ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से भी आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन हमारा दोस्त मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है और जब से इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक दोस्ती का जो एक ताल्लुक़ इस्तवार हुआ है, गो के उसको 7 दिहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर गुज़रता हुआ दिन जो है वो इसको मज़बूत से मज़बूत तर करता हुआ हमें नज़र आता है और मुख्तलिफ़ शोबों में जो ताउन है उससे पाकिस्तान को चीन से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और उस ताउन की बदौलत पाकिस्तान भी तरक्की के उस सफ़र पर गामज़न है, जिसकी एक बड़ी अहम और बड़ी एक वाज़ेह मिसाल चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का दूसरा मरहला जारी है, जिसमें समाजी तरक्की के साथ साथ ख़ास तौर पे ज़रई शोबे में फ़ोकस किया गया है। आज हम बात करेंगे कि अगर चीन जो इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, उसने किस तरह से अपने यहाँ ज़रई ज़रूरियात को और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़राअत के शोबे में वो जिद्दत लेके आया है और साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए उसने न सिर्फ़ ये कि अपने यहाँ ख़ुराक का, ग़िज़ा का जो मसला था उसको हल किया, बल्कि दुनिया के लिए भी जो ख़ास तौर पे दुनिया में जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, उनके लिए एक नमूना पेश किया, एक मॉडल पेश किया कि वो भी इस पर अमल करके तो अपने यहाँ ये सारे मामला जो हैं वो देख सकते हैं। मेरी खुशबख्ती है कि इस वक्त आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के उमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब, और हाल ही में इनका एक इसी हवाले से एक बहुत अहम मज़मून जो है वो चीन का आप कह लीजिए कि मौक़र तरीन अख़बारात में से एक है और सबसे ज़्यादा इसकी सर्कुलेशन है चाइना डेली, उसमें इनका ये चाइना डेली ग्लोबल में इनका ये मज़मून भी शाया हुआ। इनसे आज इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद साहब, अभी जो मैं ये ज़िक्र कर रहा था कि चीन ने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो बड़ा एक मिसाली एक जिद्दत लेके आया है वो ज़राअत के शोबे में। आप ज़रा आपका इस पे काफ़ी इस पे नज़र भी है और आपका एक मज़मून भी हमारी नज़र से गुज़रा है, तो ज़रा कुछ रहनुमाई कीजिए कि ज़राअत के शोबे में हमें तो सिर्फ़ इतना ही पता है जी कि वो ड्रिप इरिगेशन और कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही जिसको कहते हैं ना, एक दो चीज़ों का पता है, कुछ आप सर बताइए। जी बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज जो चाइना डेली, चाइना का जो सबसे बड़ा अखबार है अंग्रेज़ी लैंग्वेज का, उसमें आज मेरा एक ये तफसीली इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल लिखने के पीछे जो मुहर्रिक था मेरा वो ये था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट गवर्नमेंट रिपोर्ट जो प्रीमियर ली क्वेन ने नेशनल पीपल कांग्रेस में जो ट्यूसडे को उन्होंने पेश की है, उसके अंदर उन्होंने जो एग्रीकल्चर और रूरल मॉडर्नाइजेशन पे बात की है वो बड़ी ही आला किस्म की है और वो जो उसके अंदर कुछ जो बातें हैं जो कि मैंने अपने मजमून के अंदर लिखी वो बड़ी अहम है। एक तो ये कि चाइना के अंदर इस गवर्नमेंट रिपोर्ट में भी उन्होंने बताया और उसके अलावा भी जो उनका लैंड सिस्टम है, जो उनका इरिगेशन सिस्टम है, उसके अलावा जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ फार्मर्स के प्रोटेक्शन के राइट्स और उनके सेफ गार्ड के लिए जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं वो बहुत ही यूनिक किस्म की हैं। चाइना जो है वो 5G टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है एग्रीकल्चर के अंदर और प्रॉपर लैंड सर्वेज हो रहे हैं और वहाँ पे इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो है वो मैं तो कहूँगा कि IT सेक्टर से ज़्यादा
ڈیجیٹلائز ہو گئی ہوئی ہے. چائنا نے اپنی جتنی ساری زمین ہے اس سب کو انہوں نے ایک ایک زمین کے ٹکڑے کو جس طرح کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے اس کی ڈیجیٹل سرویز کیے ہوئے ہیں. ان کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ کس زمین کو کتنا پانی چاہیے اور کس زمین کے اوپر کون سا فصل بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اس وقت چائنا کے اندر 73% جو زمین ہے وہ اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ میکنائز طریقے سے ہو رہی ہے. مطلب کہ انسان جو ہیں وہ کم استعمال ہو رہے ہیں اور میکنائز فارمنگ ہو رہی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا ایریا وائز دنیا کے بڑے ترین ملکوں میں شامل ہے اور جس میں 73% زمین جو ہے جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں پہ ہیومن فارمنگ نہیں ہو رہی بلکہ میکنائزڈ فارمنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ شنجان پروونس کے اندر جو شنجان اگور آٹونومس ریجن ہے ان کا وہاں پہ جو کاٹن فیلڈز ہیں وہاں پہ تقریباً 80% جو ہیں وہاں پہ وہ میکنائزڈ ہارویسٹنگ ادھر ہو رہی ہے. اور چائنا کی اس وقت جو کاٹن ہے وہ دنیا کی بیسٹ کاٹن میں سمجھی جاتی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ چائنا کے اوپر سینکشنز لگانے کی اور WTO کی بات چیت کرتے ہیں اور لیکن وہاں پہ وہی حکمران جو جینز پہنتے ہیں وہ چائنیز کاٹن کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور کپڑے جو پہنتے ہیں وہ چائنیز کاٹن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک خاص بات جو مجھے جب میں اپنا یہ آرٹیکل لکھ رہا تھا اور جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو یہ بھی پتہ چلا کہ چائنا اس وقت دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو کہ افریقہ میں ایشیا میں پیسیفک آئلینڈز میں لیٹن امریکہ کی ملکوں میں ان سب کو ایگریکلچر کے اندر اپنی ایکسپرٹیز دے رہا ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دنیا کے ہر بر اعظم میں افریقہ سے لے کے پیسیفک سے لے کے لیٹن امریکہ سے لے کے ایشیا سے لے کے ہر بر اعظم کے ممالک کو جو چائنا ہے وہ دے رہا ہے ایک ان کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنی ایگریکلچر کیسے کریں گے اور آپ کیسے آپ نے آگے چلنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی قابل ذکر بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ چائنیز ایگریکلچر ایکسپرٹیز اتنی آگے نکل گئی ہوئی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں جس مرضی قسم کی زمین ہو جس مرضی قسم کا کلائمیٹ ہو وہاں پہ جو ہے یہ چائنیز انجینئرز چائنیز ایگریکلچرسٹ ان کو بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت چائنا کے اندر رورل ماڈرنائزیشن پہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. چائنا کے اندر مطلب رورل ماڈرنائزیشن سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو رورل علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر بے تحاشا کام ہو رہا ہے. ان علاقوں کے اندر بے تحاشا ماڈرنائزیشن اس طرح ہو رہی ہے کہ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریکلچر کے فیلڈ کے اندر ماڈرنائزیشن ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگوں کے لائیولی ہوڈ کو امپروو کرنے کے لیے جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز اور جو مارکیٹس ہیں ان کی انہینسمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ دیہی علاقوں کو ہی وہاں پہ بسنے والوں کا معیار زندگی بھی اتنا بہتر کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی وہ جدید سہولیات مہیا کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ علاقے جو ہیں وہ ترقی کریں اور دوسرا وہ جو ایک اربنائزیشن کا جو مسئلہ ہے اس سے بھی نپٹا جا سکتا ہے اس طرح. تو جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے بالکل نپٹا جا سکتا ہے اور یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور خاص طور پہ ایک لیسن جو دنیا کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر لینڈ اور لینڈ کا جو بیسٹ یوٹیلائزیشن کیسے کی جا سکتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی آبادی اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے
اور جو فوڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا مسئلہ آنے والے دنوں میں یا آنے والے ماہ و سال میں دنیا فیس کر سکتا ہے، اور جس میں کلائمیٹ چینج بھی ہمیں پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور یہ کلائمیٹ چینج، فوڈ سیکیورٹی، سپلائی چین، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور یہ جو چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ ان لوگوں کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے ماہ و سال کے اندر کیسے دنیا آگے بڑھے گی، کیا ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر چائنا کی جو ریسرچ ہے، چائنا کی جو فوڈ سیکیورٹی کے اوپر نہ صرف ریسرچ ہے بلکہ جو ان کا پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور دنیا کے لیے ایک لیسن ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ چائنا کے اندر جو ان کا سب سے امپورٹنٹ اجلاس ہوتا ہے 2 سیشنز کا، وہ ہوا ہے، اور جس کے اندر یہ 2 سیشنز کے حوالے سے میں یہ بات بتاتا چلوں کہ 2 سیشنز کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ چائنا کا آپ سمجھ لیں ایک ہائیسٹ ڈیسیجن میکنگ یا پالیسی میکنگ باڈی ہوتی ہے، جو کہ اگلے پورے سال کے ہدف مقرر کرتے ہیں، اور یہ چائنیز نیو ایئر، جیسے ہی چائنیز نیو ایئر کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں اس کے بعد یہ 2 سیشن کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اس کی اگر ہم پورے اس میں دیکھیں گے تو ایک بڑی جو ایک قابل ذکر بات ہے کہ اس سال 12 ملین اربنائز جابس کریٹ کی جا رہی ہیں۔ اب وہ جو 12 ملین جابس اربن ایریاز میں کریٹ کی جا رہی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ میں نے کئی ویسٹرن میڈیا پہ تبصرے سنے کہ جی اس کا مطلب کہ چائنا سے رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف لوگ شفٹ کر رہے ہیں، اور ایگریکلچر ختم ہو رہی ہے اور لوگ اربنائزڈ ہو رہے ہیں، تو اس لیے 12 ملین جابس کریٹ ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ جو 12 ملین جابس نہیں کریٹ ہو رہی ہیں یہ ان اربن یوتھ کے لیے ہو رہی ہیں جو کہ آلریڈی اربن ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں۔ چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ رورل ایریا سے اربن ایریا کی طرف لوگوں کی جو شفٹنگ ہے وہ دنیا میں کم ترین ہے۔ ویئرز اگر آپ بہت سارے ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں، یورپین ملکوں میں دیکھیں، اور خاص طور پہ ایشین ملکوں میں دیکھیں، وہاں پہ جیسے جیسے لوگ تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں یا جیسے جیسے ان کے پاس پیسہ آتا ہے یا تھوڑے فائنینشیل حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ رورل ایریاز سے اربن ایریاز کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن چائنا کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رورل ایریاز کے اندر اور ایگریکلچر کی فیلڈ میں رورل ایریا کے اندر چائنا نے اتنی زیادہ اپرچونٹی کریٹ کر دی ہوئی ہیں کہ جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ لوگ کہیں بھی اور شفٹنگ نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے ایریاز میں ہی رہ کے ایک بہتر لائیولی ہوڈ کما سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ جب ہم ماڈرنائزیشن کی بات کرتے ہیں زرعی شعبے میں، اب دیکھیے چین جو ہے اس کی تو ایک پوری ہمیں تاریخ ملتی ہے کہ یہ چلیں اب تو سائنس ٹیکنالوجی جس طرح کی، یا ہم 5G کے یا اس سے اور ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں، اگر تاریخ پہ بھی نظر ڈالی جائے تو چین ایک ایسا ملک ہمیں نظر آتا ہے، ایک ایسا خطہ نظر آتا ہے، یا یہ ایک ایسی قوم ہمیں نظر آتی ہے جو ہزاروں سال سے اپنے دور سے بہت ہمیں آگے نظر آئی ہے، اور چاہے وہ یہ فارمنگ کا سلسلہ ہو، یہ زراعت کا شعبہ ہو، یا دیگر تمام شعبے جو ہیں اس میں وہ رہی ہو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے، یا وہ اب اپنے اس پوٹینشل کو صحیح معنوں میں جو جدید دور ہے اس میں جو چیزیں دستیاب ہیں ان کو بروئے کار لا کے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس کے 2-3 محرکات ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر پچھلے 2-3 ہزار سال کی چینی تاریخ اور چینی قوم کے بارے میں دیکھا جائے تو چینی قوم ہمیشہ سے ہی پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آگے رہی ہے۔ ایون آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں بھی ہمارے نبی نے یہی فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اور یہ محاورتاً انہوں نے نہیں کہا تھا بلکہ ایون اس زمانے میں بھی عرب کے لوگوں کو جو پتہ تھا وہ یہ پتہ تھا کہ چین کے اندر تعلیم یا چین کے اندر جو ماڈرنائزیشن ہے وہ کس قسم کی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چین کے اندر دریائی رستوں کے ذریعے ایکسپلوریشن کا کام ہم نے دیکھا کہ چین کے اندر جو میجر ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی گڈس کی پرانے زمانے کے اندر، وہ ہوتی تھی
दरियाई रस्तों के थ्रू होती थी, और दरियाई तजारत की जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो उसमें चीन सर फहरिस्त नजर आता है। फिर जो लैंड रूट की तजारत है, जो पूरे यूरो-एशियन कॉन्टिनेंट या यूरो-एशियन मासलैंड के ऊपर शुरू की, वो चीन ने शुरू की, और जिसको ओल्ड सिल्क रूट का नाम दिया गया। ओल्ड सिल्क रूट का नाम इसलिए दिया गया कि पुराने ज़माने में चीन ही वो मुल्क था कि जहाँ पे सिल्क सबसे पहले बना, और सिल्क सबसे महंगा तरीन कपड़ा होता था, और चीन में जो सिल्क बनता था वो पूरी दुनिया के बादशाहत, उस वक़्त बादशाही निज़ाम होता था बहुत सारे मुल्कों में, तो उन बादशाहों के लिए यहाँ से सिल्क जाया करता था, जिसके वो रेशमी वो अपने कपड़े बनवाते थे या अपने लिबास बनवाया करते थे। तो एग्रीकल्चर में चीन की जो एक्सपर्टीज है एजुकेशन और एग्रीकल्चर में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर नहीं है कि चीन ने पिछले 20-30 साल के अंदर अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर लिया है, अपनी एग्रीकल्चर को मैकेनाइज्ड कर लिया है, और अपनी एग्रीकल्चर को अंदर रिसर्च करके तो उनके जो सीड्स हैं उसके अंदर इतनी मॉडर्नाइजेशन ले आए हैं कि जिस तरह गंदम का बीज जो चीन में होता है, अब उसको किसी किस्म का कीड़ा नहीं लगता। वो इसलिए कीड़ा नहीं लगता फसल को कि वो बीज के अंदर ही इस चीज को डाल दिया गया है कि उसको कीड़ा ना लगे। इसी तरह कॉटन का जो सीड है या जो कॉटन बर्ड्स होते हैं वो इस किस्म के हैं कि वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग से उनको जो कॉटन बर्ड्स कलेक्शन होती है, मतलब जितने भी कॉटन बर्ड्स निकलते हैं वो सारे के सारे एक ही साइज के निकलते हैं। वेयर हम पाकिस्तान में देखते हैं, आपने अक्सर सड़क पे जाते हुए या कॉटन एरिया से आप गुजरेंगे तो हमारे यहाँ कॉटन कलेक्शन हाथ से होती है, या सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के दीगर ममालिक में कॉटन कलेक्शन जो है वो हाथ से होती है, ख़वातीन कर रही होती हैं और लोग कर रहे होते हैं। तो वो इसलिए हाथ से हो रहा होता है कि कॉटन के पौधों का साइज एक नहीं होता, या कॉटन बर्ड्स डिफरेंट पौधों के साइजेस पे लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसको मैकेनाइज्ड कलेक्शन उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन चीन ने एक ऐसा बीज कॉटन का तैयार कर लिया हुआ है कि अब जितने कॉटन के पौधे हैं वो एक ही साइज के होते हैं, कॉटन बर्ड्स एक ही साइज के होते हैं, और वो मशीन की कलेक्शन के लिए बड़ा एक अच्छे तरीके से हो जाती है। बल्कि कॉटन का तो प्रोसीजर वहाँ पे इतना अब मैकेनाइज्ड हो गया है कि मिनिमम उसके अंदर इंसानी हाथ लगते हैं, या उसके अंदर एक मिनिमम लेबर लगती है। अच्छा, अब यही जो मेरा सर जो सवाल पूछने का मकसद था, ये तारीख का हवाला लेके कि यही क्या वजह है कि ये काम तो मतलब देखें, कॉटन हमारे हमने भी बचपन में से लेके अब तक हम देखते आ रहे हैं, और ये आपने सही फरमाया कि वो जो कपास की जो फुट्टी होती है वो उसका एक तो साइज़ नहीं, फिर दूसरा उसकी चुनाई करते हुए आप देखें कि बहुत सा ज़ाया भी हो जाता है, कुछ रह जाता है, या फिर उसके जब वो उसकी गांठें बन रही होती हैं तो ज़ाया हो जाता है। तो वो हम भी एक ज़राई मुल्क हैं अगर देखा जाए, तो ये चीज़ चीन ने ही क्यों सोची? अगर देखा जाए कि मॉडर्नाइजेशन तो सिर्फ पिछले 2-3 दहाइयों की बात है, तो वही मैं जानना चाह रहा था, क्या ये एप्टीट्यूड है या वो वसाइल हैं या कोई विल है सर? नहीं, विल और एप्टीट्यूड। विल सबसे पहले, एप्टीट्यूड और विल। आप से देखें हजारों साल पहले तो मॉडर्नाइजेशन या मैकेनाइजेशन नहीं थी ना, उस वक्त भी मतलब ये सिल्क रूट नाम क्यों पड़ा, जिसको हम ओल्ड सिल्क रूट कहते हैं, अभी हम उसका नया नाम हमने BRI दे दिया, या ये वर्ड सिल्क रूट का नाम क्यों पड़ा? सिल्क रूट का नाम ही पड़ा कि ये जो चाइनीज सिल्क होती थी वो बेसिकली लैंड रूट के जरिए बड़े बड़े बादशाहों तक पहुंचाई जाती थी, या उसके बड़े बड़े ताजिर होते थे, बड़ी उसकी खरीदारी होती थी। और मुझे अक्सर बुखारा जाने का इत्तेफाक होता है तो वहाँ पे एक चारसू बाजार है। चारसू का मतलब होता है कि हर तरफ बाजार, मतलब चारों तरफ ईस्ट वेस्ट, मतलब मशरक मगरब और जनूब और शुमाल बाजार है वो। तो वो चारसू बाजार के अंदर वहाँ पे सिल्क की बहुत बड़ी मार्केट लगा करती थी, और सिल्क मतलब उस जमाने का जो सिल्क होता था
وہ آپ سمجھیں کہ اس زمانے کا سونا ہوتا تھا, سونے کے بھاؤ وہ بکتا تھا اور بہت بڑی ادھر مارکیٹ ہوتی تھی. تو چین سے بخارا کا سفر تقریباً آپ سمجھیں اونٹوں پہ جو طے ہوتا تھا وہ بھی مہینوں لگ جاتے تھے ادھر پہنچنے میں, اور بڑا دشوار گزار سفر ہوتا تھا کیونکہ چین سے وہ اترتے تھے کرگستان, جو آج کا کرگستان ہے اس رستے سے, یا تاجکستان کے جو آج کا تاجکستان ہے اس رستے سے ہو کے, تو وہ بخارا کی طرف جاتے تھے. پھر بخارا میں ایک بڑی مارکیٹ لگتی تھی جہاں پہ پورے علاقے کے تاجر آتے تھے, وہاں سے اس سلک کو خرید کے تو وہ پھر آگے جاتے تھے. تو یہ جو تجارت سلک پہ شروع ہوئی, پھر وہ اور چیزیں جانا, زرعی اجناس جانا شروع ہوئیں, اور بھی جب وہ جاتے تھے سامان لے کے جاتے تھے, تو سلک روٹ کی جو بنیاد تھی وہ بیسیکلی چائنیز سلک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایپٹیٹیوڈ بھی تھا, ول بھی تھی, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن کا بلینڈ ہوتا گیا. تو اب اس وقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں چین جو ہے وہ ایک میجر فوڈ سیکیورٹی کی سیکیورٹی ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو ایک سیکیور کرنے کے لیے چینی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب. بات کر رہے ہیں ہم کہ چین نے جس طرح سے اپنے ہاں زرعی شعبے میں خاص طور پہ جدت کو اپناتے ہوئے جو سنگ میل عبور کیے ہیں, وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہیں. اس پہ مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. 欢迎收听 FM 98中巴友谊台。ترقی سے جڑی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی ضامن چین پاکستان اقتصادی راہداری. کچھ ایسا لگے تم جیسا لگے, دل چاہتا تھا جو اب ویسا لگے. کچھ ایسا لگے جیسے ایک پل میں دنیا بدلنے لگے, تجھے تھام کر پیار کی جنتوں میں اترنے لگے. تو خواب لگے میں چھو لوں تجھے, کچھ تو آئے یقین, وہی میں وہی تم مگر مل کے ہم لگ رہے ہیں حسین. کچھ بے چینیاں تیری دھوپ دھوپ سے رنگ روپ کی بڑھنے لگی ہے ایسے, کچھ بے چینیاں تیری دھوپ دھوپ سے رنگ روپ کی بڑھنے لگی ہے ایسے. دل کی مرضیاں اب چلنے لگی جب سے ہے میری. کچھ بے چینیاں تیری دھوپ دھوپ سے رنگ روپ کی بڑھنے لگی ہے ایسے, کچھ بے چینیاں. میری زباں پہ تیرا نام ہی جان
जी वेलकम बैक। FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से आवाज़ आप तक पहुंच रही है नासिर महमूद ख़ान की, और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हम कदम। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब खालिद तैमूर साहब। बात हम कर रहे हैं चीन के ज़रिए शोबे में जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत ही एक मिसाली है, और वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। ख़ास तौर पे तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा करके जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, और जो एक मसला आने वाले वक्तों में बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है ग़िज़ाई किल्लत का, उससे निमटने के लिए इससे रहनुमाई ले सकते हैं। खालिद साहब, अभी आपने भी हवाला दिया, और ये बड़े दो अहम इजलास हुआ करते हैं चीन के, कौमी अवामी कांग्रेस का भी और दूसरा इजलास जो है, तो उसमें भी जो अभी हमने देखा उसमें आपने भी उसी का भी ज़िक्र भी किया कि जो रिपोर्ट भी पेश की गई, और फिर साथ ही साथ उस में जो है वो जो 1,20,00,000 से ज़ायद लोगों को नई मुलाजमतें सिर्फ इस 1 साल के अंदर देने की जो बात हुई है। मैं चाहूँगा ज़रा वहाँ की हुकूमत की जो कमिटमेंट टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी है, और इन 2 इजलासों के बारे में अगर थोड़ा सा हमें मुख्तसर आप बता सकें तो। जी, ये जो चाइना के अंदर गवर्नेंस सिस्टम जो है वो दुनिया कहती है जी कि डेमोक्रेटिक नहीं है, और दुनिया ये कहती है कि जी वहाँ पे कोई एक सिंगल पर्सन का रजीम है। तो उन लोगों के लिए इस सिस्टम को समझने की बड़ी ज़रूरत है। चाइना के अंदर एक वहाँ पे एक सीपीसी है जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, फिर वहाँ पे एक उनका कंसल्टेटिव ग्रुप है जिसके अंदर पूरे चाइना से ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, और उनका फिर आखिर में सबसे जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो पॉलिट ब्यूरो है जिसके 7 मेंबरान होते हैं। तो चाइना के एक दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो बॉटम टू टॉप इस तरह होती है कि इवन एक नॉर्मल चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है और किसी छोटी सी मुलाजमत भी अगर वो कर रहा है उसकी भी उतनी ही से होती है जितने किसी बड़े सियासतदान की से होती है। तो अगर चाइनीज डेमोक्रेसी को देखें और अगर चाइनीज गवर्नेंस मॉडल को देखें तो मेरे ख्याल में जितनी चाइना के अंदर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग में कॉमन लोगों की वो होती है पार्टिसिपेशन होती है, इतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं रिसेंटली आपको अपने एक और विजिट की मिसाल देता हूं कि वहाँ पे चाइना के अंदर वहाँ पे एक उन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारे इन्होंने अपने पुराने फैसले और पुरानी चीजें रखी हुई हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मैंने विजिट किया तो उन्होंने बताया जी कि अर्ली 60s में डिसाइड हुआ कि एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाएगा चाइना के अंदर। तो वो जिस टाइम पे इनकी CPPCC जिसको कहते हैं, ये जो कंसल्टेटिव ग्रुप है कम्युनिस्ट पार्टी का, जब उनके पास ये प्लान हुकूमत का गया तो उन्होंने हुकूमत को वो डैम बनाने से मना कर दिया और 10 साल उस मंसूबे को उन्होंने डिले कर दिया। और उन्होंने इस बात पे डिले किया कि अभी हमारे पास मतलब यानी कि चाइना के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है या इंजीनियर हमारे इतने टॉप ऑफ द लाइन अभी नहीं है कि वो इस मंसूबे को अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाएं। और मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये 1960 के अशरे में बात जो हुई वो आज भी ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चाइना के अंदर किए जाते हैं उसके लिए बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कमेटीज बनती हैं और उन कमेटीज की जो रिकमेंडेशन होती है उसको टॉप लेवल पे जो हुक्मरान होते हैं वो भी सुनने के पाबंद होते हैं। तो ये चाइनीज जो 2 सेशन जिसको कहते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये हर साल ये इजलास होता है और हर साल इसकी ये अहमियत होती है कि अगले पूरे साल के अहदाफ ये डिक्लेयर करता है। कोविड के बाद हमने देखा कि चाइना ने ऐलान किया कि चाइना ने अपने तकरीबन 70 मिलियन लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर ले आया है। ये जो अभी 12 मिलियन जॉब्स हैं ये उसी चीज का एक तसलसल है कि जिसमें चाइना जो अपने लोगों को गुर्बत की लाइन से ऊपर लेके आया है। गुर्बत की लाइन से जरूरी नहीं है कि लोग
रूरल इलाकों में या दही इलाकों में रह रहे हों, गुर्बत की लाइन से शहरी इलाकों में भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। और गुर्बत की लाइन क्या होती है? गुर्बत की लाइन हर मुल्क की एक डिफरेंट होती है, इसलिए कि हर मुल्क के जीडीपी पे और उनके पर कैपिटा इनकम के ऊपर गुर्बत की लाइन डिक्लेयर होती है। तो चाइना के अंदर क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है, पहले चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वो भी खत्म हो गई है, अब लोगों के वहां पे 2-2 बच्चे होते हैं। तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए ये चाइना ने अर्बनाइज जॉब्स जो हैं, ये जो 12 मिलियन जिनका ऐलान किया है, ये वो जॉब्स हैं जो कि अर्बन लोगों को या अर्बन लोगों के अंदर इलाकों में रहने वाले जो यंग जनरेशन को ये जॉब्स दी जाएंगी। अब जहाँ 2 सेशंस के हवाले से बात की जाए, तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर पूरे साल के हदफ को कायम किया जाता है। एक और हदफ जो चाइना ने अपने लिए इस दफा कायम किया है कि जो उनका जीडीपी है, जो शरह नमूद उनकी है, या जो उनके वो उन्होंने 5% पे तय किया है, जो अपना कि जी हमारी जो तरक्की की रफ्तार है वो ये होगी। उसके अलावा उन्होंने और भी इसके अंदर 2 सेशंस के अंदर बहुत सारे फैसले किए हैं, और वो सारे फैसले जो हैं वो कोई एक सिंगल आदमी ने नहीं लिए या एक सिंगल अथॉरिटी ने नहीं लिए, वो एक पूरे प्रोसेस ने लिए हैं। इसीलिए इन सारे फैसलों को कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता उधर कि ये प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का फैसला, बल्कि ये कहा जाता है कि ये फैसला 2 सेशन के इजलास में लिया गया। और इसके एंड में जो एक प्रेस रिलीज भी निकलती है, उसके अंदर खास तौर पे ये बात का जिक्र होता है कि 2 सेशंस का इजलास हुआ जिसमें ये फैसले हुए। वेयरएज अगर आप अमेरिका में देखें, अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखें, तो वहां पे ये आखिर में जो स्टेटमेंट आती है वो ये आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैव सेड दिस थिंग, कि जी ये सदर ने ये बात की है या वजीर आजम ने ये बात की है। जिस तरह बरतानिया में जो भी फैसला होता है वो वजीर आजम उस फैसले को ओन करते हैं, या वजीर आजम कहते हैं कि जी फैसला मैंने लिया। वेयरएज चाइना के अंदर जो फैसले होते हैं वो अगर आप 2 सेशंस के इजलास के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं पे भी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का नाम नहीं आता। वो वहां पे जितने फैसले होते हैं उसके एंड में यही कहा जाता है कि ये सारे फैसले एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से हुए, ये सारे फैसले जो हैं ये 2 सेशंस ने किए, और चाइना के आने वाला साल कैसे होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, उसके पब्लिक रिलेशंस कैसे होंगे, इंटरनेशनली कैसा होगा, वो 2 सेशंस जो है वो ये चीजें डिसाइड करते हैं। और मैं जो ये समझता हूँ कि ये चीज बड़ी आसान है, ये लोगों को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देती है, और ग्रास रूट लेवल पे जो नए सियासत में लोग आए होते हैं उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप ये बात देती है। बिल्कुल ठीक। तो इसी जो भी सेशन जो चल रहे हैं अभी इसमें फिर हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पे इस दफ़ा जो फूड सिक्योरिटी का भी काफ़ी मामला उन्होंने इसको हाईलाइट किया है, और जो रिपोर्ट भी पेश की गई है उससे भी हम ये देखते हैं कि इनकी संजीदगी का हमें अंदाज़ा होता है। तो सर इस ज़मीन में अगर कुछ बताना चाहें आप। जी मैं आपको ये बताऊं कि फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से जो दुनिया का एस्टिमेट था कि जी जो पानी अगले आपने 50 साल में इस्तेमाल करना था या अगले 1000 साल में इस्तेमाल करना था, ये जिस ग्लेशियर ने आज से 1000 साल बाद मेल्ट होना था, वो हो सकता है अगले 300 से 500 साल के अंदर वो मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद क्या होगा? क्या ज़राअत के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम कम पानी के साथ भी मेजर प्रोड्यूस पैदा कर सकें? क्या जो हमारी जिस तरह दुनिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया हुआ है, और हमारे हमसाया मुल्क भारत जो है वो इवन चाइना से भी आगे निकल गया है पॉपुलेशन के अंदर, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो कम नहीं होगा। क्या ज़राअत उस तरीके से तरक्की कर रही है? क्या हम उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं? वेयरएज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे
वहाँ पे कोई मुल्क कहता है जी मैं न्यूक्लियर में बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, कोई मुल्क कहता है जी मैंने कोई नया टैंक बना लिया या मैंने कोई नया वेपन बना लिया, कोई मुल्क कहता है कि जी मैंने डिफेंस इंडस्ट्री मेरी इस वक्त टॉप लेवल पे है। तो चाइना तो ये नहीं कहता कि चाइना ने कोई नई डिफेंस इंडस्ट्री बना ली है, चाइना ये नहीं कहता कि उसने कोई नया मिसाइल बना लिया है, चाइना ये नहीं कहता कि उसने कोई 200 न्यूक्लियर टेस्ट करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। चाइना तो ये कहता है कि उसने ज़राअत में तरक्की की, उसने अपने लोगों को गुर्बत की लाइन से ऊपर लेके आए, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने की बात करते हैं, वो चाइनीज़ जो हैं वो ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ कौम के बारे में एक जो दुनिया में पहले भी कहा जाता है कि ये आज से 100 साल बाद क्या होना है या 200 साल बाद क्या होना है, वो सोचते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया के लिए एक लेसन है कि हमें इस वक्त आर्म्स रेस में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इस वक्त हथियारों की बनावट और हथियारों को दिखावे की रेस में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि आने वाली नस्लें और आज से 200 और 500 साल के बाद जो नस्ल होगी उनके लिए हम कैसे दुनिया छोड़ के जाएंगे, उनके लिए क्या खाने का इतना इंतज़ाम होगा, उनके लिए क्या एयर क्लीन होगी, उनके लिए क्या पीने का साफ पानी होगा, क्या हमारे ग्लेशियर्स तो नहीं मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बादल भी जो बनते हैं वो पानी से ही बनते हैं। अगर ज़मीन पे पानी नहीं होगा तो बादल कैसे बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आपस में अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है, ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक जो इकोसिस्टम को बहाल रखना है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ चाइना की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सारी दुनिया की है। और चाइनीज़ जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से निभा रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया को इससे एक लेसन लेना चाहिए, सबक हासिल करके, और एक इज्तिमाई तौर पे ज़राअत के लिए एक इको फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए ग्रीन इकोनॉमीज पे काम करना चाहिए और क्लीन ग्रीन एनर्जी पे काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुख्तसरन मैं बस जानना चाहूँगा, सी पैक का जो दूसरा मरहला है उसमें भी ज़राअत पे बड़ी बात हो रही है, तो आया हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या ये चीज़ कहीं आप चूँकि ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जी कि बिल्कुल जी हम फ़ायदा उठा सकें सारी टेक्नोलॉजी जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अपने दोस्त चीन की तरक्की से न सिर्फ सबक हासिल किया बल्कि हमने बहुत सारा इस पे उनके साथ मिलकर काम शुरू कर दिया हुआ है। हमारे पास 2 बहुत अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और एक नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चाइना के ताउन से कॉटन के रिसर्च पे बड़ा काम हुआ है। फिर कॉटन रिसर्च सेंटर है मुल्तान में, उन्होंने मुझे इत्तेफाक हुआ चंद महीने पहले उधर विजिट करने का, तो पता चला कि चाइना के ताउन से उन्होंने एक कॉटन का नया बीज बनाया है जो कि जिसको कीड़ा नहीं लगता, या मतलब जिसके पौधे को वो बीज लगाने से पौधे को कीड़ा नहीं लगता। इसी तरह वीट का हाइब्रिड बीज तैयार किया गया है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर उनके ताउन से, उनके रिसर्च सेंटर्स में। वो ऐसा बीज है जो कि पर एकड़ यील्ड ऑलमोस्ट जो अभी हमारी यील्ड है उससे डबल यील्ड वो दे देता है। और तो मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर पे चाइना से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस चीज़ की कमी है वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की काफ़ी कमी है। अब फौज के ताउन से कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो एक सिस्टम शुरू हुआ है जिसके बारे में अक्सर आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, वो बेसिकली कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या है, वो बेसिकली एक मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ एक स्टेप है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 3 से 5 साल के अंदर पाकिस्तान भी मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि मैकेनाइज्ड फार्मिंग हाई यील्ड फ्रॉम द लैंड ये इस वक्त नीड ऑफ द टाइम है। और ख़ास तौर पर जिस तरह क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जिस तरह पानी की कमी होती जा रही है, उस वक्त ऐसे माहौल के अंदर हमें एक तो अपनी रूरल पॉपुलेशन को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हमें अपने रूरल एरियाज़ के अंदर मैकेनाइज्ड फार्मिंग ले जाने की ज़रूरत है और उन लोगों को एक
ایک اسکلڈ لیبر فورس، رورل اسکلڈ لیبر فورس ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ ہمیں بہت سپورٹ کر بھی رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اور سپورٹ بھی کرے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت، معلومات اور تجزیے کا خالد تیمور صاحب۔ تھینک یو تھینک یو۔ جی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب، اور بات ہم نے کی کہ کس طرح سے چین جو ہے وہ اپنے ہاں جدید طریقوں کو بروئے کار لا کے اپنی زراعت کے شعبے میں جو ترقی کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے، اور خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ اپنے ہاں کس طرح سے ان چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پانی کی قلت ہے، پھر ظاہری بات ہے جو موسمیاتی تغیر ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فصلیں جو ہیں وہ اجناس متاثر ہو رہی ہیں، کاشتکاری متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں کہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کتابی باتیں ہیں، یہ درپیش ہیں اس وقت دنیا کو، اور اگر آگے چل کے جو پروڈکشن جو کی جا چکی ہے کہ اگر یہی حالات رہے، آبادی اسی طرح سے بڑھتی رہی، اور پانی کا جس طرح سے جو استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے اگر جو زیر زمین پانی کا لیول جو ہے انڈر گراؤنڈ وہ کم ہوتا چلا جائے گا، تو پھر مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی۔ تو ابھی سے اگر اس کی پیش بندی کرتے ہوئے کچھ اقدام کیے جائیں تو اس سے نہ صرف اس خطرے سے نپٹا جا سکتا ہے، بلکہ بہت سارا فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اور چین جب کوئی ترقی کی بات کرتا ہے تو اس میں یہ بات ہمیشہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ترقی صرف اپنے ملک کے لیے یا اپنے ہی عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کو بھی ترقی کے سفر میں ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتا ہے۔ اس کی زندہ اور واضح مثالیں ہمیں معلوم ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی صورت میں، اور ہمارے اپنے ہاں جو چین پاکستان اقتصادی راہداری جو کہ ایک علم بردار منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، تو اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے سارا کچھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے اس پروگرام سے ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے، زندگی شرط ہے، اور اگر صحت نے اجازت دی تو آپ سے پھر یہیں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں۔ ٹیک کیئر، خدا پامان۔